फ्रीलांसिंग में आने से पहले अपनी असेसमेंट करना, पर्सनैलिटी की असेसमेंट करें। आप जहां हो, जिससे भी फ्रीलांसिंग सीख रहे हो भाइयों, पहले देखो कि उस बंदे से सवाल करो कि तुम क्या करते हो, तुमने अचीव क्या किया है। क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, चाहे आपको ये पता हो कि कल का खाना मेरे पास नहीं है। रिस्क खुदा ने देना है। स्टार्ट हुआ आपका $50 से, डेफिनेटली एक आप अच्छी प्रोफाइल के ऊपर जॉब कर रहे थे, छोड़ के $50 की एक पहली आपने फ्रीलांसिंग की। तो ये दोनों पैरेलल चल रहे थे या बिल्कुल नहीं। छोड़ के आप आ गए? फ्रीलांसिंग के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं पता ये सवाल अल्फान में क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत सारे हमारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी लेवल की जॉब्स को एकदम क्विट किया और ऑल ऑफ द सडन आ गए फ्रीलांसिंग पे। क्यों? दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह फ्रीलांसिंग से चपेड़ों पे कर रहे तो हैं। मैं बोल तो बार बार बोलते, बड़ी कमाल की बात की है आपने कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसले, प्लानिंग सारी की सारी बाहर की चमक दमक देख के करते हैं, बिल्कुल अपने ऐसे अंदर ही तो है। झांकते नहीं है ना। जी। हम रिश्तेदारों को देखेंगे, रिश्तेदारों की बातों को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई उसके अंदर अल्लाह ने क्या रखा है, वो किस रास्ते से गया और मुझे अल्लाह ने क्या दिया और मेरा रास्ता क्या है। बिल्कुल। ठीक है। जब मैं फ्रीलांसिंग पे आया तो मैं फ्रीलांसिंग में बहुत देर से आया, लेकिन मैंने प्लानिंग बहुत पहले कर रखी थी। सही। और वो प्लानिंग क्यों थी? सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ। जॉब के दौरान मुझे पता चला कि यार मैं 1.5 लाख पे बैठा हूँ, ठीक है। मैं अगर 50,000 खाऊं और 1 लाख महीना जमा करूं, तो आज ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास बैंक में कुछ पैसे हैं, ना मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं है। मैं रेंट पे रह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जॉब नहीं करूँगा तो मुझे ऑनर आके घर से निकाल ऐसे देगा। ही है। तो अगर मैं 1 लाख जमा करना आज शुरू करूं तो मैं घर कब बनाऊंगा? वो जब मैंने कैलकुलेशन की, मैथ की, वो तो चला गया को 10-20 साल पे। और मैंने कहा 10-20 साल मेहनत करके जो घर मैं बनाऊंगा छोटा सा, और रहने जितना होगा मैं उसके अंदर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो गाड़ी उस वक्त खरीदूंगा, मैं उसको चलाने जितना होगा। नहीं। तो सादा सी मेरे सामने 2 रास्ते हैं। या तो मैं कुछ ऐसा करूं जिसके अंदर मैं अपनी स्पीड से पैसा कमा सकूं, जितना अल्लाह ने मुझे मेहनत करने की सलाहियत दी। क्योंकि 18 घंटे में किसी मालिक के लिए काम कर रहा हूं, उसके बाद भी सैलरी उतनी है, कुछ थोड़ा बोनस, जो मर्जी करूं, कंपनी तो उसकी बढ़ रही है ना। बिल्कुल। तो मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे अब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ किसी वजह से, इंटेलेक्चुअल एसेट बनाना है। बिल्कुल। और वो एसेट हो सकता है मेरा अपवर्क प्रोफाइल, राइट। ताकि मुझे घर लेना हो, मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, ज़्यादा देर जागूंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, वो काम निकाल लूँगा। बिल्कुल। ठीक है। मुझे ज़िंदगी में कोई तकलीफ आएगी, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने कितना पैसा कमाना है, बिल्कुल सही क्योंकि मैं सैलरी पे तो डिपेंडेंट नहीं होऊंगा। तो मैंने सारी प्लानिंग की कि मैं कब जाऊंगा। मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है, एसेट बनाना है, आपको वैल्यू देना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और वैल्यू देने के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो पहले स्किल बना लेता हूँ ना। सही। सीधा जाके कूद के अपनी वैल्यू क्यों ख़राब कर लूँगा? फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर हो, आप एक क्लिनिक खोलते हो, पहला मरीज ही मार देते हो, कितना कमाओगे? बाकी लोग तो आएंगे नहीं आपके पास। सो बेहतर है कि पहले अपना नॉलेज, स्किल ठीक कर लो और पहला मरीज ठीक कर लो, उससे अच्छा फीडबैक ले लो, फिर लोग आती जाएगी दुनिया आपके पास। अभी इस पॉडकास्ट से पहले आपने देखा मेरे पास क्लाइंट आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही आपके सामने है, मैं हालांकि यहाँ बैठा हूँ। इसकी मिसाल मैं पता कैसे देता हूँ? मैं हमेशा कहता हूँ, देखें, फाइवर या अपवर्क हो, $5 का भी लोगो बिक रहा है, $50 का भी बिक रहा है और $5,000 का भी बिक रहा है। वो 5,000 वाला सर कोई साथ में सोने का बिस्किट तो भेजेगा नहीं, ना आपको डायमंड रिंग भेजेगा, वो भी लोगो ही है। फ़र्क क्या है? स्किल का। आपने बड़ा अच्छा डायरेक्ट, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, मुझसे किसी ने किया, मैं आपकी पॉडकास्ट में उसको डिस्कस कर लूँ। वो हज़ारों लोगों का सवाल है। सर, फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते, अपवर्क पे ऑर्डर नहीं आते, सर बड़े क्लाइंट नहीं आते, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते। सर फाइवर पे छोटे प्रोजेक्ट हैं, अपवर्क पे बड़े प्रोजेक्ट हैं। ओ भाइयों, कहीं छोटा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, आपके बेचने का तरीका होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने फाइवर पे लास्ट 3 प्रोजेक्ट जो है वो $60,000 के लिए, वेरी नाइस। $60,000 के, ठीक है। तो बेचना आना चाहिए आपको। बिल्कुल। आप फोकस होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन पे। वैल्यू कितनी डाल रहे हो? वैल्यू कैसे डालोगे? जब आप मेहनत करोगे और उस चीज़ के बारे में समझोगे, सिस्टमैटिकली जाओगे। तो ये फाइवर अपवर्क पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके अंदर है। मैं इसको 3 चीज़ों से लिंक करता हूँ। पहला इरफान भाई, आपकी कम्युनिकेशन, सेकेंड नंबर पे आपके स्किल्स, और थर्ड नंबर पे आपकी तगड़ी टीम जो पीछे बैठी है। अक्सर ये भी देखा है जो सिंक नहीं हो पाता, बच्चे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी, प्रोजेक्ट उठा लिया, पीछे काम करने के लिए टीम ही नहीं है या खुद के स्किल नहीं है। देखो, यहाँ थोड़ी सी मैं आपको ऐड करता चाहूँ। कम्युनिकेशन,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये तीन चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के अंदर एक सबसेट होता है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल्स, जो कि आपको टीम देते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपके पास टीम बिल्डिंग स्किल एक बहुत बड़ी डोमेन है। आगे जाकर हम जाके बात करते हैं कि मैं अकेला एक फ्रीलांसर था और वहाँ से मैंने 250-300 लोगों की टीम बना ली, और ऐसी टीम बनाई जिसको मेरी ही ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ मैं आज 10 मिनट भी स्पेंड नहीं करता हूँ, और ऑटो पायलट पे है सारा कुछ। तो ये कैसे हो गया? टीम बिल्डिंग स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स जो कि आपको इवेंचुअली ग्रो करने होते हैं, और जहाँ पे हम मार खा जाते हैं हमारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? इन दो चीज़ों से अगले महीने पैसे नहीं मिलने होते, और हम सिर्फ वो काम करते हैं जिससे अगले महीने पैसे मिल जाए। ऐसे ही अपने आप को पूरी ज़िंदगी को उस चीज़ के इर्द गिर्द रखते हैं। तो ये तीन स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ये तीन स्किल्स दुनिया में बाकी रहेंगे, बाकी सब खत्म हो बिल्कुल जाएंगे, ऐसे ही है, बदल जाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा, अभी इसके ऊपर जो आज का बच्चा हमारा ये चिल्ला रहा है, जो आपने खुद भी बात की कि जी फाइवर पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता, अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ये और जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पे प्रोजेक्ट नहीं मिलते, उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, आप खुद भी डेफिनेटली माशाल्लाह सबसे बड़े फ्रीलांसिंग के विक्टिम हैं। विक्टिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माशाल्लाह पैसा अच्छा अंदर हुआ है ना इससे अदरवाइज बच्चे रो रहे हैं। क्यों? मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पे वो इस वजह से कि बच्चा प्रॉपर्ली रेडी ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट को टैप करने के लिए। सिंपल। तो इसके लिए सर आपके पास क्या ऐसे आते हैं बच्चों के सवाल जिसमें आपको लगता है कि यार नहीं ये पहले प्रॉब्लम problems डिस्कस कर ले मुनीर भाई। जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। पहला सवाल तो ये बनता है ना कि बच्चा इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी क्यों नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, ऐसा क्या फैक्टर है जो हमारे मुल्क के बच्चों को रोक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आने से? अब फिर तकलीफ होती है बात करने, मेरे पता नहीं घुमा के मैं जहाँ भी पॉडकास्ट करने जो ये वाली बातें आ ही जाती हैं, मुझे करनी पड़ती है। डोमेन है ना आपकी। मेरी ये डोमेन नहीं है, पर सच कभी कभी ना महंगा पड़ जाता है। सस्ते मेंटोर्स, अगर आप खुद कामयाब नहीं हैं और बच्चा जब इंडस्ट्री में आता है, मैं पता कामयाब क्यों हुआ फ्रीलांसिंग में? क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट ही नहीं थे। अच्छा। 4 महीने पहले मुझे हाफिज़ अहमद साहब ने आके पकड़ा, भाई पेज बना लो। हाँ सही है। डिजी स्किल वालों ने मुझे ढूंढ लिया कहीं से, मैंने पेज बनाया तो मुझे लगा कि यार वाह, मेरे पास तो कुछ है, अल्लाह ने मुझे दिया यार, मुझे बांटना चाहिए। इधर तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। हाँ। अब बताओ यार, मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं। मैंने आज से 5 महीने पहले जरा मैंने कभी पिक्चर नहीं ली थी अपनी। अच्छा। ठीक है, वीडियो तो बहुत दूर की बात है, कैमरा फेस नहीं किया ये था। मेरे लिए भी सरप्राइज है क्योंकि आपकी जो वीडियोस देख के लगता नहीं है कि 4 सिर्फ महीने पुराने 5 महीने पहले डिजी स्किल के पहले वीडियो मेरी टांगें कांप रही थी यार, क्या बातें कर रहे हो। तो अल्लाह जब आपसे कोई काम लेना चाहता है तो अल्लाह आसानियाँ करता है। तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया बिना विदाउट एनी मेंटोर? पता क्या, सोशल मीडिया पे लीडिंग से ज़्यादा मिसलीडिंग है। तो हुआ ये कि मैं सारी मिसलीडिंग से बच गया। ठीक है, और मैं प्रॉपर बचता बचाता यहाँ आ गया। अब जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा यूट्यूब से सीख के आगे सिखा रहा है। यार भाई, पहले खुद ज़िंदगी में कुछ अचीव करो, बच्चों को भेज सिखाओ। अब बच्चे जो हैं वो मंजन सेलर्स के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जब मंजन सेलर के पीछे जाओगे तो वो होगा। यार मैं आपको एक तकलीफ़देह बात बताता हूँ, आप भी इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, आपके पास भी काफ़ी ऑडियंस है। एक बंदा जिसने फ्रीलांसिंग में कुछ अच्छा किया, ठीक है, जो नज़र आ रहा है, उसने अपना सारा कंटेंट दिल से रिकॉर्ड करके पब्लिक को दे दिया। सही। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई कहीं जाके फीस देता है तो ये दिमाग की खराबी नहीं है? और किसको दे रहे हैं जो मेरे मुकाबले में 20% भी नहीं है? बिल्कुल सही। तो फिर ये यहाँ मसला नहीं है। हमें ये लगता है, हमारे यूथ में ये बैठ गया है कि कोई होगा तो हम चलेंगे, डंडा होगा तो हम चलेंगे, हमारे सर पे पड़ेगी तो हम चलेंगे। तो भाई आप ज़िंदगी भर नहीं चलोगे। मेरे ख्याल में बच्चों को ये भी ज़रूर फोकस करना चाहिए कि जहाँ वो अर्निंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लर्निंग की तरफ भी कंटिन्यूसली तवज्जो दें ताकि इन्हेंस होता रहे। प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग का वर्ड मैंने स्टार्ट में इसलिए यूज़ किया था कि फ्रीलांसिंग करते वक्त आपने कहा कि आने वालों के लिए, आप फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग करो। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे पता था कि यार मेरे ना 30-40 हज़ार मुझे कमाना है, अदरवाइज़ मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं नहीं रह पाऊँगा। और मुझे पता था कि मैं अगर फ्रंट एंड और वर्डप्रेस में जाऊँगा मैं आराम से कमा लूँगा। लेकिन मैं फ्रंट एंड और वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट रिफ्यूज़ कर देता था। सही। मैं कहता था आप मुझे 40,000 फ्रंट एंड में ना दो, मैं आपका $1,000 का प्रोजेक्ट $200 में कर दूंगा, करूँगा .NET में। सही सही। क्यों? मुझे पता था कि एक और स्किल सेट ऐड हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे प्रोफाइल में लग जाएगा। ऐसे नहीं 23 टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ। जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था, ये काफ़ी सारे लोगों को मसले आएंगे, ये समझ लें आप लोग। जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था, जब मैंने इनिशिएट किया तो मैंने एज ए UI इंजीनियर इनिशिएट किया, और UI इंजीनियर के बाद वर्डप्रेस डेवलपर बना। तो वर्डप्रेस में मुझे लाया गया
तो किसी ने कहा वर्डप्रेस में हमारा काम कर दो, मैंने कहा ठीक है 2 प्रोजेक्ट करूँगा, मैंने अपने बॉस से कहा, शायद वो ये वीडियो देखा, उसने कहा चल 2 कर देना, मैंने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तीसरा दिया, मैंने कहा नहीं मैं तीसरा नहीं करूँगा। अच्छा, कहता यार कर दो, अब आ गया क्लाइंट ऑन बोर्ड है, कर दो। मैंने कहा सर आपसे ने कहा 2 करूँगा, अब तो मुझे .NET में जाना था, आप मुझे कहा मैं आपको .NET का टास्क दूंगा। कहता नहीं ये कर दो। अब सॉफ्टवेयर हाउस को पता होता है कि यार ये मैं वर्डप्रेस पे काम करूँगा तो मैं इनको 30 दिन के अंदर इतना डिलीवर करूँगा, और एक नई टेक्नोलॉजी पे जाऊँगा तो 30 दिन में मैंने कुछ डिलीवर नहीं करूँगा, सैलरी तो मेरी सेम रहेगी, तो कोई क्यों जाने देगा आपको। मुझे ये बात समझ में आई। तो एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे आप वर्डप्रेस का काम दे दें, साथ में .NET का भी दे दें। अच्छा। लेकिन मैं .NET आपका काम इफेक्ट नहीं होने दूंगा, .NET मैं रात को करूंगा, वर्डप्रेस में आपका दिन में करूंगा, काम मैं आपको करके दूंगा। कहता है यार है एक्स्ट्रा आवर्स। हाँ मैंने कहा एक्स्ट्रा आवर्स, मैं नहीं सोया पूरा महीना यार, मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था, मैं बीमार हो गया था। अच्छा। लेकिन मैं रात को .NET का काम करके सुबह टीम लीड को पकड़ाता था, ठीक है, और मैं दिन को उनका काम उनको देता था ताकि मैं उन पे बर्डन ना बनूं। जब उनको लगा कि हम पे बर्डन नहीं बन रहा तो ठीक है, अगर वो भी आ रहा तो बोनस है, ठीक है, तो उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो मेरे पास 23 टेक्नोलॉजीज थी। सिमिलरली मैं आईफोन पे मूव किया, ऐसे ही मैंने एंड्रॉयड में मूव किया, ऐसे ही मैंने ROR पे मूव किया, ऐसे ही मैंने जुमला पे गया, ऐसे ही मैं ड्रूपल पे गया, ऐसे ही मैं कोर पे आया, इसी तरह से मैं टेक्नोलॉजीज में मूव करता गया, पाइथन पे आया, फिर मैंने सब कुछ छोड़ के डेटा साइंस में चला गया और आज मैं AI में काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। सेक्रीफाइस करना होता है ताकि आप दूसरे पे बर्डन ना बनो। बिल्कुल सही, तो इसी तरह से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव लर्निंग। तो ये बच्चों को सीखना पड़ेगा कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलेंगे तो सब कुछ बनेगा ना। मैं तो हमेशा इरफान भाई एक बात करता हूँ कि देखें 2 जिंदगी के अंदर ना आपको रोड मैप मिलते हैं। एक, आप शुरू के 5-7 साल मार खा लो, सारी लाइफ अपनी बेहतरीन गुजारो। दूसरा है शुरू के 5-7 साल एंजॉयमेंट कर लो, सारी लाइफ रगड़ा खाओ। ये माँ मेरा टीचर ने मुझे FSC में सिखाया था कि 3-4 साल जिंदगी दोज़ख बना लो, आगे सारी गुजार जन्नत ही जन्नत है। तो या तो इधर ऐशा कर लो, सारी जिंदगी चितर खाओ। ऐसे कहता था।